सर अब आ गई। नए सिरे से लिखते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका एक तो इधर से 7 लेयर आर्किटेक्चर है, और इधर से टीसीपी आईपी है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर क्या करती है, क्या पर्पज है इसका। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो डिवाइसेस हैं। आपके रिपीटर से शुरू होती है, हब, स्विच, ब्रिजेस एंड राउटर। ठीक है, उसके बाद आपकी आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स। क्लास क्लास वाली भी, क्लास ए बी सी डी ई जो है। उसके अलावा आपकी सबनेट मास्किंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी प्रोटोकॉल्स हैं। अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल हैं आपकी, उनका भी जिक्र करना इम्पोर्टेंट है। जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, एआरपी प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी है, ठीक है ना। और फिर जो आपकी बाकी प्रोटोकॉल्स हैं दूसरे लेयर्स की, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका इम्पोर्टेंट है फायरवॉल। और इसी में प्रोटोकॉल में आपकी एसएसएच और एफटीपी आ जाती है। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले हम एक बार ट्रबल शूटिंग टूल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोगों का यही मन है कि ट्रबल शूटिंग टूल से शुरू किया जाए, है ना। और ज़्यादा देर का काम भी नहीं है ये, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। तो जब हम ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे तो लेयर वाइज ही सबसे पहले देखना पड़ेगा। ट्रबल शूटिंग सबसे पहले मैं फिजिकल लेयर से ही बात शुरू करूंगा। एक चीज तो यही हो सकती है कि आपका केबल प्लग इन ना हो, नेटवर्क नहीं चल रहा, हो सकता है आपका केबल प्लग इन ना हो या लूज हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको चेक कर लीजिए, एक बार निकाल के दोबारा लगा के देख लीजिए। उसके बाद जो लेयर 1 पे जो टूल काम करता है वो है आईपी। ठीक है, ये लाइनक्स में ये कमांड है, आईपी लिंक शो। जब आप ये कमांड करेंगे तो जितने आपके इंटरफेसेस हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, एक कमांड इसका, आईपी का सारे कमांड एक बार कर लेते हैं। एक ये है आईपी। अब इसमें एक तो आपका लूप बैक वाला होता है, बाकी आपके जितने भी इथरनेट ETH0 ETH1 जो भी आपके हैं, उन सब के बारे में, नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये इंफॉर्मेशन काफी डिटेल रहती है। राइट, इसको हम प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन से वी कैन फाइंड, इसमें एक स्टेट होती है, वो अगर अप है तो इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेट डाउन है किसी भी नेटवर्क इंटरफेस की, तो इसका मतलब वो आपका नेटवर्क इंटरफेस डाउन है।
राइट। और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मतलब आपका अगर केबल प्लग्ड इन है नहीं है तब भी, या आपका जो स्विच है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है, तो उस वजह से भी आपका जो रिमोट एंड है, एक तो आपके होस्ट पे दिक्कत हो सकती है, होस्ट मशीन पे, है ना। होस्ट मशीन पे एक आपका प्लग इन यहाँ पे वो है लाइन पोर्ट, उसके अंदर RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है, दूसरा आपका स्विच है यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, ये लैन वायर इस तरह से जाके यहाँ पे स्विच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो एरर या तो यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। तो या तो ये वाला प्लग लूज है, ये प्रॉब्लम है, या यहाँ पे, या फिर इस स्विच के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है स्विच। तो ये हमारी जो एरर है ये हमारी हुई उस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। लेकिन इसमें क्या है कि जब मैं आईपी लिंक शो की बात करता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में होती है, और कई बार इस इंफॉर्मेशन से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक दूसरा वर्जन है IP -BR लिंक शो। तो ये ब्रीफ में देता है इसका, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में डिटेल देगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। उसके बाद एक आपका, आप यहां से ना इंटरफेस को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इंटरफेस को। जैसे आपको पता लगा कि वो इंटरफेस डाउन है, तो किसी ने ना डेलिबरेटली भी डाउन कर सकता है, सब कुछ चीज ठीक है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से अगर आप ये कमांड देते हैं IP लिंक सेट ETH0 इथरनेट 0 की बात कर रहा हूं, डाउन, है ना, तो ये वाला इथरनेट इंटरफेस अगर आपका अप है तो डाउन हो जाएगा। तो हो सकता है किसी ने मिस्चीवियसली ये आपका डाउन कर दिया हो, तो आप यहाँ पे इसको अप कर सकते हैं, लिंक सेट ETH0 अप, ठीक है। ये करेंगे तो ये आपका इंटरफेस अप हो जाएगा। तो एक तो ट्रबल शूटिंग यहाँ पे ये भी हो सकती है आपकी। इज इट क्लियर? ठीक है ना भाई? यस सर। तो IP -S, अगर मैं S लगा दूंगा तो ये एडिशनल स्टेटिस्टिक्स दिखाएगा, लिंक शो ETH0, दिस विल शो एडिशनल स्टेटिस्टिक्स। तो अब मैं ना आपको एक बार रन करके देख लेते हैं IP। तो मेरी यहाँ पे स्क्रीन, ये शेयर, अब मेरा उबुंटू दिख रहा है? यस सर। ये आ गया क्लियर से, स्क्रीन क्लियर कर ली। मैंने कहा सबसे पहले IP लिंक शो, ये दो इसने लिंक मुझे दिखाए, एक लिंक तो लूप बैक है, और दूसरा इसमें चूंकि वर्चुअल मशीन है इसमें ENS33 है, ठीक है। और इसकी जो स्टेट है देखो यहाँ पे अप दिखा रहा है, और यहाँ पे भी स्टेट अप है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट भी इसमें है पॉसिबल, मल्टीकास्ट भी पॉसिबल है। दिस इज MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब 1500 बाइट मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और क्यू डिस्क जो है इसकी वो है FIFO यूज कर रहा है, फास्ट FIFO यूज कर रहा है, और ये इथरनेट एड्रेस है इसका, ठीक है। ये मैक एड्रेस 6 बाइट्स का मैक एड्रेस होता है, वो इसका ये है सर। तो क्या होता है? हाँ, लूप बैक क्या होता है सर? मीडियम एक्सेस कंट्रोल है ना, एक मैक एड्रेस होता है हर मशीन का, एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे IP एड्रेस है,
आईपी एड्रेस तो आपका चेंज हो सकता है, बट ये हार्ड कोडेड मैक एड्रेस होता है मशीन का, ये मैन्युफैक्चरर के यहाँ से बन के, तो इसको आईपी एड्रेस को हमें इससे मैप कराना पड़ेगा अल्टीमेटली। जब हम डेटा कंट्रोल लेयर पे जाते हैं, डाटा लिंक लेयर पे जाते हैं, तो उस केस जैसे जैसे हमारा नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस काम करता है, ऐसे ही डाटा लिंक लेयर में मेरा मैक एड्रेस काम करता है। तो हमें आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से मैप कराना होता है। उसके लिए एआरपी प्रोटोकॉल होती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड दैट एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हेल्प्स अस इन मैपिंग आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, राइट? तो सर हाँ सर ये MTU 1500 है, तो दैट मींस कि ये बस टोपोलॉजी यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें लिमिट होता था ना 1500 तो। नहीं, मतलब ये वो है जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन, जो मैसेज ट्रांसमिशन यूनिट है, 1500 बाइट से ज्यादा का मैसेज नहीं आ सकता एक साथ एक टाइम में। सर तो ये तो बस में था ना, लेकिन अब जैसे हम डेटा लिंक लेयर पे अब स्विच यूज कर रहे हैं, उस पे तो ज्यादा होता है ना काफी MTU। अच्छा देखो, एक तो ये वर्चुअल मशीन है, इसने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, तो ये तो जब अच्छा, हाँ। इंटरफेस डिजाइन हुआ उस समय पे बात हो रही है, ये तो वर्चुअल अच्छा। मशीन पे चल रहा है ना। अच्छा, ये IP -BR की अगर मैं बात करूं, लिंक शो ये ब्रीफ दिखाएगा, ज्यादा डिटेल में बात करेगा ही नहीं, ठीक है? तो एक लूप बैक है, एक ENS33 है, इसका अप है, ठीक है, और ये इसका मैक एड्रेस हो गया। लूप बैक में तो मैक एड्रेस वाली कोई बात ही नहीं है, और ये इसका स्टेटस हो गया। इसको अगर मैं डाउन करना चाहूं तो वो यहाँ पे अभी परमिशन नहीं है, अभी मैं डाउन नहीं कर सकता, बट अगर आप एक्चुअल मशीन पे होगे तो वहां पे आप, अगर रूट यूजर है तो वहां पे आप डाउन भी कर सकते हैं इंटरफेस को। अच्छा, IP-S लिंक शो, अगर मुझे सिर्फ ETH0 की बात करनी है तो सिर्फ ETH0 तो यहाँ पे है ही नहीं, ENS33 ही, ENS33। तो इसने ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताई, ये तो पैकेट में पहले भी थी इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल बता दी इसने कि इतने पैकेट्स, RX बाइट्स कितनी गई, ट्रांजैक्शन बाइट कितनी गई, पैकेट्स कितने हुए, और मतलब ये सारी चीजें बता रहा है। एरर कितनी है, ड्रॉप कितने हुए, तो कोई ड्रॉप नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स मुझे आईपी से मिल जाती है, राइट? एक और एडवांस टूल होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं इथरनेट ETH टूल, वो आईपी से एडवांस रहता है। ETH टूल ENS33 के बारे में अगर मुझे चाहिए तो इस बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ऊपर आपकी निकल भी गई तो मैं यहाँ पे पाइप लगा के मोर कर दूं तो पेज बाय पेज आएगी, ठीक है? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है ये आपकी सपोर्टेड लिंक मोड्स, मतलब जो आपका केबलिंग है वो कौन कौन सी केबल ये सपोर्ट करता है, 10 बेस टी करता है, 100 बेस टी करता है, 1000 बेस टी करता है, फुल हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स क्या सपोर्ट करता है, pause frame use support करता है कि नहीं करता। A lot of information about this interface is provided by this ETH tool, right? तो ये मेरी हो गई बात लेयर 1 की, फिजिकल लेयर, राइट? अब हम बात करते हैं लेयर 2 की। लेयर 2 मेरी कौन सी है? डेटा लिंक। लेयर 2 इज डेटा लिंक लेयर, ठीक है? तो डेटा लिंक लेयर में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ARP की। ARP is Address Resolution Protocol, और इसका काम यह है कि भैया नेटवर्क लेयर से मेरे पास IP एड्रेस आया। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओहो, जाता हूँ मैं। अच्छा, फिर इसको स्टॉप करना पड़ेगा, और ये लेके शेयर, और ये अब आ रही है। यस सर। तो नेटवर्क लेयर से मुझे IP एड्रेस मिला, इसको मुझे मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? और ये काम करता है ARP।
ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। तो जब देखो ना, मान लिया मेरी मशीन दूसरी मशीन से कनेक्ट करना चाह रही है, इस मशीन का मेरे पास आईपी एड्रेस तो है, यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, बट इसका मैक एड्रेस मुझे चाहिएगा कनेक्ट करने के लिए। तो आईपी एड्रेस को, मैक आईपी एड्रेस अगर मुझे मिल गया तो मैं एआरपी पे अप्लाई करूंगा और एआरपी मुझे इस मशीन का गेटवे, या गेटवे है कोई दूसरी मशीन जो भी है, उसका मुझे मैक एड्रेस प्रोवाइड करा देगा, राइट। तो अगर कई बार एआरपी ये नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? मेरा इथरनेट लिंक ठीक है, फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा दूसरे होस्ट से, जिससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे होस्ट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? एक तो यह है कि देखो एक गेटवे होता है ना, तो गेटवे बेसिकली मेरे सिस्टम को बाहर के वाले नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करेगा। तो उसका मुझे अगर इसका गलत आईपी एड्रेस है मेरे पास, या इसकी जो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस की मैपिंग है वो गलत है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। या फिर देखो मैंने ये भी बताया था कि ये कंप्यूटर है, यहाँ से स्विच है, मेरी लैब्स है, मान लिया कोई, इसमें 20 कंप्यूटर्स हैं, ऑल दीज 20 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ये एक स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से रहते हैं जनरली, और दिस स्विच इज बेसिकली कनेक्टेड टू ए गेटवे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके गेटवे का जो आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस की मैपिंग है वो गड़बड़ हो सकती है, या मिसकॉन्फ़िगर्ड स्विच हो सकता है, स्विच में आपकी गड़बड़ है, राइट। हेलो, सो ये डिस्टरबेंसेस तो चलेंगी, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेस राउट का पर्पस, ट्रेस राउट जो काम करता है वो इसी तरह से करता है, और टाइम टू लिव को एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहता है। तो उसे पता लगता रहता है कि पहले हॉप यहाँ से वापस आया, दूसरा हॉप यहाँ से वापस आया, तीसरा हॉप यहाँ से वापस आया, और इस तरह से करके वो पूरे राउट को देख लेता है। और उससे एक बॉटलनेक का भी पता लग जाता है कि भाई उसमें तो पहुंच गया हॉप 1 पे, हॉप 1 से हॉप 2 में पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब बॉटलनेक वहां पे है। समझ रहे हो ना? देखो ट्रेस राउट, राउट bpitindia.com। तो इसने एक पैकेट, ये देखो ये 3 हॉप से पहुंच रहा है एक तरह से, इसका मतलब ये है कि ये 3 हॉप से पहुंच रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही पहुंचने में तीनों हॉप में। तो कहीं पे कुछ आएगी दिक्कत तो उससे पता लग जाएगा, ये इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। अब डीएनएस की अगर ट्रबल है तो वो कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरी अगर bpitindia.com की डीएनएस एंट्री मैं लोकेट नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे इसको ढूंढूंगा और क्या प्रॉब्लम आएगी? उसके लिए जो कमांड है वो कमांड है nslookup। और कैसे पता लगेगा कि ये डीएनएस ट्रबल है? sign of DNS trouble is the ability to connect a remote host by IP address but not by host name। yes, अगर मैं ये कहूं कि भैया मैंने ये कहा पिंग bpitindia.com,
मुझे इसका आईपी एड्रेस पता लग गया 103.20.214.86, ठीक है। अगर मैं पिंग 103.20.214.86 ये पिंग मेरा हो रहा है, लेकिन जब मैं पिंग bpit.com कर रहा हूं तब नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप? जब मैं आईपी एड्रेस से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा पिंग हो जा रहा है, बट जब मैं डोमेन नेम से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं मेरा नहीं हो रहा है पिंग। इसका मतलब एरर कहां पे है? डीएनएस में। डीएनएस में एरर है। तो वो हम कहां से करेंगे? उसके लिए हम nslookup एक कमांड है bpitindia.com, तो ये इसने मुझे nslookup का कमांड दे दिया कि bpitindia.com का नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर है 103.20.214.86। मैंने कल बताया था ऑथोरिटेटिव एंड नॉन ऑथोरिटेटिव। जो .com के रूट सर्वर से अगर ये आंसर आएगा तो वो ऑथोरिटेटिव होगा, अदरवाइज ये किसी बीच के सर्वर में जिसमें कैशिंग हुई है तो वहां से आएगा तो ये नॉन ऑथोरिटेटिव होगा। बट मुझे इसका आईपी एड्रेस ठीक मिल गया, इसका मतलब मेरी जो डीएनएस की एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको देखने के लिए ये जो मैं कह रहा था कि लोकल मशीन पे भी कैशिंग होती है डीएनएस लुकअप की, तो उसके लिए एक /etc/hosts फाइल होती है, /etc/hosts। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं cat/etc/hosts, ये बता रहा है द फॉलोइंग लाइंस आर डिजायरेबल। इसमें तो चूंकि कोई लुकअप अभी बनाई नहीं है मैंने, नेट वगैरह इस पे चलाया नहीं है ना, तो इसमें एंट्री मैंने नहीं की हुई एक तरह से कोई भी। अगर मैं इसमें एंट्री करना चाहूं तो मैं इसकी एंट्री को कर सकता हूं, एंट्री को इसको मैं गलत अगर एंट्री है तो उस एंट्री को मैं ठीक भी कर सकता हूं इस फाइल को एडिट करके /etc/hosts। सर अगर आप इसमें क्रोम अभी खोलेंगे और कोई वेबसाइट खोलेंगे तो वो इसमें आ जाएगा? आना तो चाहिए, देखें खोल के। यस सर। और वो कितनी देर में आता है, वो सारी चीजें रहती हैं पैरामीटर्स, बट आ जाना चाहिए इतने से ही। gmail.com तो हमने खोल दिया यहाँ पे। और अब हम देखें पहले क्या ns लुकअप करके देखें, नहीं cat/etc/hosts अभी तो नहीं आया, वो होता हो कुछ समय बाद आएगा, जिस तरह भी आएगा किस तरह से इसको मेंटेन करता है। बट मेरा कहने का पर्पस यहाँ पे ये है कि इस तरह की एंट्री होगी, यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पे डोमेन नेम होगा। तो वो अगर आपका गड़बड़ है, आपको पता है कि भैया गूगल का एड्रेस 1.2.3.4 नहीं है, किसी ने गलती से एंटर कर दिया इसके अंदर, तो उसको भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी, यूडीपी ये प्रोटोकॉल्स हैं। इसके लिए जो मेरे पास डेमोन सर्विस है, तो एसएस करके एक टूल इसमें यूज होता है, SS-T। तो टीसीपी का कोई पैकेट मेरा नहीं जा रहा, लेकिन मैं -T में करता हूं तो इसका मतलब आई एम लुकिंग फॉर टीसीपी पैकेट्स। -U में करूंगा तो मैं यूडीपी पैकेट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात चल रही है। ये देखो पैकेट आने शुरू हो गए, ठीक है। मोर लगाओगे तो ये बताएगा कि भैया कौन से पैकेट से, कौन से पोर्ट से क्या क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसा है ना, बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं जिनके आपस में कनेक्शन बने हुए हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। अगर आप
SS-n करेंगे तो ये होस्ट नेम को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर आप इसको SS-l करेंगे तो सिर्फ उन पोर्ट्स का नाम आएगा जो कि अभी लिसन कर रहे हैं, जो कि अभी एक्टिव हैं। SS-4 करेंगे तो सिर्फ IPv4 पैकेट्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर मान लिया आपने SS-u किया और कोई UDP पैकेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जो UDP प्रोटोकॉल को कहीं या तो फायरवॉल ने ब्लॉक किया हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है या TCP नहीं आ रहा है ना। मान लिया आपने T किया और कोई TCP पैकेट नहीं आ रहा जबकि आपके हिसाब से आना चाहिए था, तो उस केस में यू कैन थिंक कि भाई कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल लेवल पे प्रॉब्लम है और हो सकता है या तो फायरवॉल ने कहीं ब्लॉक किया हुआ है और उसकी वजह से पैकेट नहीं आ पा रहे हैं। तो यू कैन ट्राई टू सी द सेटिंग ऑफ फायरवॉल, राइट। ओके, एक आपका कमांड है nc कमांड में netcat ओपन BSD पैकेज है। इसमें आपको IP एड्रेस देना पड़ेगा। मान लिया आपने दिया 192 पॉइंट कोई भी दिया 168.122.1 -u। पोर्ट स्पेसिफिक आप बात कर सकते हैं इसमें। ये इस पोर्ट पे मतलब 80 पोर्ट पे मैं सुनना चाह रहा हूँ कि क्या UDP पैकेट इस पोर्ट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये netcat करके एक वो है मेरे पास पैकेज, जिसकी हेल्प से आई कैन लिसन टू इट। एक और सर हाँ सर ये 80 जो पोर्ट है ये तो HTTP के लिए होता है, तो वो TCP हो सकता है या UDP भी हो सकता है? मेरे ख्याल से TCP होगा। तो यहाँ पे -t करेंगे तो वो तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये IP एड्रेस भी ऐसे ही मैंने गलत लिया हुआ है, कोई सही एड्रेस नहीं है, तो बस जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल। एक जो और बड़ा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है नेटवर्क इज अ फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनर, इसको बोलते हैं Nmap। ऑडिटिंग फॉर द, इसका जो पर्पस है Nmap का, वो सिक्योरिटी ऑफ ए डिवाइस फायरवॉल को ऑडिट करने के भी काम में आता है। आइडेंटिफाइंग ओपन पोर्ट्स ऑन ए टारगेट होस्ट, ऑडिटिंग सिक्योरिटी ऑफ ए नेटवर्क बाय आइडेंटिफाइंग न्यू सर्वर एंड फाइंडिंग एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Nmap इज करंटली नॉट इंस्टॉल्ड, अभी ये इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो sudo apt install Nmap, पासवर्ड मांगेगा। ये अब मेरा do you want to continue after this operation 27 MB additional space will be used। चलिए कर लेते हैं स्पेस। पैकेट इंस्टॉलेशन का भी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया। ये आ गया। अब हम Nmap करते हैं तो इसमें सीधा मैन पेज से हमें Nmap के कंडीशंस पता लग जाएंगी क्या क्या है। नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर। तो स्कैन टाइप आप किस तरह से करना चाहते हैं, टारगेट की स्पेसिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। तो मैंने इसको रन करके नहीं देखा तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अगला जो मेरा टूल है वो है नेटस्टेट। और एक दो टूल और रह गया, उसके बाद हम फिर
एक ले सकते हैं लेना चाहें तो, नेट स्टेट। तो ये बेसिकली नेटवर्क की स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एक है नेट स्टेट -i, क्या हुआ है, डिस्प्ले टेबल विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ करेंटली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा, NET, अच्छा एक बीच में टी छोड़ दिया ना, स्टेट -i। तो ये आपका बता रहा है कि भैया दो इंटरफेस हैं, ये इंटरफेस टेबल है, दिस इज कर्नल इंटरफेस टेबल। कर्नल ये टेबल मेंटेन करके चलता है, और इसमें दो इंटरफेस है मेरे, एक INS33 और दूसरा LO। इसमें जो MTU है INS33 की 1500 है और लूप बैक की 65536, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और फिर ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, दोनों इंटरफेसेस के बारे में यहाँ पे ये स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ नेट स्टेट -a, तो जितने भी आपके एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस हैं उन सब के बारे में ये बात करता है। अब इसमें क्या है ना, लाइनक्स की अपनी भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉकेट से बनते रहते हैं, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन रहता है, लोकल होस्ट में भी, जरूरी नहीं कि सारे नेटवर्क पे ही हो, है ना। तो वो सारे कनेक्शंस भी ये दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे -t करता हूँ तो सिर्फ TCP दिखाएगा। TCP कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अंदर चलते हैं वो सारे UDP बेस्ड रहते हैं, UDP में आपके आएंगे सारे, है ना, ये सारे UDP कनेक्शन आपके एस्टेब्लिश्ड हैं। और -n आप करोगे तो इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस आपका डोमेन नेम दिखाएगा, तो नाम आ गया यहाँ पे, जो IP एड्रेस वाला पार्ट था वो आपका खत्म हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब हमारा जो एक अगला टूल है वो है ifconfig, है ना। ये विंडोज में ipconfig के नाम से होता है। पिंग के साथ साथ ना इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा ifconfig, ये दोनों इंटरफेसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद मैं इंटरफेसेस को अप भी कर सकता हूं, डाउन कर सकता हूं, और इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है, मैसेज ट्रांसमिशन यूनिट है, उसको चेंज कर सकता हूं, है ना। हालांकि यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो मुझे परमिशन अभी नहीं है। कॉन्फ़िग इंटरफेस मान लिया मेरा ENS33 है, इसको मैं डाउन करना चाहूं तो ये कह देगा भैया ऑपरेशन नॉट परमिटेड, लेकिन अगर परमिशन है कहीं पे तो वहां पे इसको हम डाउन कर सकते हैं, फिर इसको अप भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसकी MTU चेंज कर सकते हैं। सपोज I want to change the MTU value from 1500 to 1400, that can be set। ये भी ऑपरेशन मेरा भी यहाँ परमिटेड नहीं है। सर ये ENS33 क्या है? ये बेसिकली ETH0 का नाम इसने इस तरह से दिया हुआ है ना वर्चुअल मशीन पे। तो इसने एक, जैसे ETH0 होता है ना, इथरनेट 0, इथरनेट 1, इस तरह के इंटरफेसेस होते हैं एक्चुअल मशीन पे। तो ये वर्चुअल मशीन है, इसने वर्चुअल मशीन पे एक वर्चुअल वो बनाया इंटरफेस, और उस इंटरफेस को यूज किया, फिर उसका नाम इसने दिया हुआ है। ठीक है। एक सर ये सर हाँ, ये ifconfig हमें हमारी प्राइवेट IP देता है, पब्लिक IP तो नहीं देता ना? मतलब पब्लिक IP के लिए कैसे करते हैं? हाँ, नहीं ifconfig तो हमें प्राइवेट IP देगा, पब्लिक IP नहीं देगा। और सर लूप बैक, मतलब वो लूप बैक हमारा NIC पे होता है कि मतलब वो हम सेम मशीन पे मैसेज भेजता है ना, सेम मशीन पे। तो सर मतलब वो NIC को भेजता है कि मतलब कैसे वो होता किस एंड पे है? नहीं, इंटरफेस कार्ड तो रहेगा इन्वॉल्व उसमें, क्योंकि वो चेक तो करना है कि मेरा इंटरफेस कार्ड ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वहीं पे रिसीव करेगा, वहीं पे ट्रांसमिट करेगा। इंटरफेस कार्ड में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक हाँ, ठीक है। तो वहीं पे ट्रांसमिट करेगा और वहीं की वहीं रिसीव कर लेगा आगे फॉरवर्ड करने की जगह। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो अगर लूप बैक मेरा सही चल रहा है ना, अगर मेरा लूप बैक सही चल रहा है इसका मतलब मेरा इंटरफेस कार्ड ठीक है।
और अगर मेरा अदरवाइज इसका मतलब ये प्रॉब्लम है कि दूसरे एंड पे प्रॉब्लम है। इस लूप बैक का पर्पस ये रहता है। और चाहो कि हमारा नेटवर्क कार्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं वो बता देता है। हाँ ओके ओके। ठीक है। और सर एक और चीज, हाँ सर जो आपने पे अभी वो किया था जिसमें बहुत सारे टीसीपी के पोर्ट्स नेट स्टैट में, हाँ तो सर हम उससे ट्रबल शूट क्या करते हैं? मतलब हमारे पास तो बहुत सारे पोर्ट्स और बहुत सारी आईपी आ गई, तो हम उसमें मतलब क्या चेक करते हैं कि उसमें चेक क्या करना होता है? बस स्टैटिस्टिक्स हैं। देखो आपके पास एक ये आया कि भाई प्रॉब्लम है, कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही, या मेरा पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा, या मेरा नेटवर्क स्लो है, या मेरे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। तो ओके अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास टूल्स हैं अवेलेबल। अब इनमें से आपको देखना पड़ेगा। मान लिया आपको तरह तरह की, जैसे मैंने कहा ना, आप लेयर 1 से शुरू करो। जब भी प्रॉब्लम आई हाँ जी लेयर 1 से शुरू हाँ करो। जी लेयर 1 में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है, तो लेयर 2 पे आ जाओ, फिर लेयर 3 पे आ जाओ, इस तरह से करके ऊपर की तरफ चलो। तो जहां प्रॉब्लम ओके सर होगी, मतलब और हर लेयर का अपना एक अलग टूल है। अब वो एग्जैक्टली आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं बता देगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो। वो जो हाँ जी सर स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कराएगा, और उस स्टैटिस्टिक्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको उसमें इंसाइट ढूंढनी पड़ेगी, और उस इंसाइट को ढूंढ के यू हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन। और जरूरी नहीं कि वो ओके सॉल्यूशन ठीक ही हो, वो सॉल्यूशन आप अप्लाई करेंगे, राइट। जब आपने वो सॉल्यूशन हाँ जी अप्लाई सर कर दिया, उसके बाद आप फिर दोबारा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। अब क्या स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव ओके हुई? अगर वो स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव होगी तो यानी कि सॉल्यूशन आपका कामयाब हो गया। तो आप उसको डॉक्यूमेंट करके एक जगह लिख के रख लेंगे। नहीं हुई तो फिर आपको दोबारा वही प्रोसेस साइकिल आप दोहराना पड़ेगा। भाई ये इसने तो काम नहीं किया। डॉक्टर भी तो ऐसे ही करता है ना, पहला हाँ जी सर पैरासीटामोल दे के देखता है, पैरासीटामोल से बुखार नहीं तो उतरा तो फिर एंटीबायोटिक दे के देखेगा, और इससे भी सर नहीं हुआ इसमें तो इनसाइट, हाँ। सो जिसकी इनसाइट है तो मतलब हमें बस यही इनसाइट पर चलेगी ना कि वो उस टीसीपी आईपी से जो कनेक्शन है वो कनेक्शन अभी कनेक्टेड दिखा रहा है आपके में, तो बस यही बताएगा कि कनेक्टेड है कि नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और पता चलता है मतलब? तो अलग अलग टूल्स है ना हर नेट चीज के लिए। नहीं नेट स्टैट से मतलब हम इंटरप्रेट कैसे करें मतलब नेट इस स्प्रेड से वाले? तो मतलब हाँ, आपको ये है कि भाई मान लिया टीसीपी पे 0 दिखा रहा है, हाँ जी टीसीपी पे, जबकि आपके हिसाब से आना चाहिए कुछ, तो इसका मतलब ये हो सकता है वो सारी टीसीपी रुकी हुई है। आपको तो ये पता लगा, आपके अच्छा पास प्रॉब्लम अच्छा ये आई, आपके पास प्रॉब्लम ये आई कि भैया ये टीसीपी एप्लीकेशन नहीं चल रही मेरे। ठीक है, आपने ओके चलाया, टूल्स चलाए, टूल चला के आपको ये पता लगा कि ये तो सारी टीसीपी रुकी हुई है। तो इसका मतलब अच्छा अच्छा प्रोटोकॉल लेवल पे प्रॉब्लम है, कहीं कोई फायरवॉल ब्लॉक कर रही है, या बाकी टीसीपी चल रही है, आपके वाली टीसीपी नहीं चल रही। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या कहीं लुकअप में तो दिक्कत नहीं है? तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको चीजों को। ओके सर ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी तो ये था भाई ट्रबल शूटिंग वाला। अब आप बताओ, बेसिक पे जाएं कि एसएसएच सिक्योर्ड शेल और उसको एफटीपी की बात कर लें? सर एसएसएच एसएसएच पे आ जाएं, ब्रेक ले लें 5 मिनट का, यस सर। ब्रेक लेके फिर आ। तो हम यूज करते थे टेलनेट या आरएसएच। अच्छा, इसमें जो ऑथेंटिकेशन था वो पासवर्ड बेस्ड था ना। मान लिया ये मेरा डम क्लाइंट है, ये मेरा मेन सीपीयू है, यहाँ पे इसने रिमोट लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो ये पासवर्ड मांगेगा, उसने पासवर्ड दे दिया, है ना। यहाँ से इसने कहा, रिक्वेस्ट भेजी, इसने कहा भाई पासवर्ड बताओ, यहाँ पे पासवर्ड आ गया, ये रिक्वेस्ट पासवर्ड आस्क, और यहाँ पे पासवर्ड आ गया, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया इन दोनों के बीच में। अब ये नेटवर्क है, नेटवर्क इनसिक्योर है ही, कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ चेक कर रहा है, तो पासवर्ड उसने पता लगा लिया यहाँ बैठ के, तो इनसिक्योरिटी पड़ जाती है इस केस में। सर इनमें शायद हाँ, इनमें शायद इंक्रिप्शन भी नहीं होता ना, डेटा जो हम भेजते हैं। बिल्कुल इंक्रिप्शन नहीं होता, पासवर्ड जो है आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं आता, और डेटा भी इंक्रिप्शन नहीं होता। तो
एक दोनों वजह से ये इनसिक्योर हो जाती है। बट ये है कि पहले नहीं था तो उसके काम चलता था उससे। तो अब ये जो मेरा है, दो काम इसके अंदर है जिसकी वजह से हम इसको सिक्योर बोलते हैं। एक तो जो ऑथेंटिकेशन है वो पब्लिक प्राइवेट की बेसिस पे है, दोनों चीजों की वजह से सिक्योर हो जाता है। ऑथेंटिकेशन इज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। एक पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट होता है, सर्वर के पास पब्लिक की रहती है और क्लाइंट के पास प्राइवेट की रहती है, तो ये मैचिंग के हो जाती है तो ऑथेंटिकेशन हो जाता है। दूसरी चीज ये, ट्रैफिक जो है बोथ डायरेक्शन में एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। मतलब जो क्लाइंट है और जो सर्वर है, मतलब ये क्लाइंट है ये सर्वर है, ये ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है और ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है, तो डेटा इज encrypted in both the direction. ओके, तो इन दोनों को इससे काफी मेरा वो हो रहा है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन पब्लिक प्राइवेट की करने से मैन इन द मिडल अटैक जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई मैन इन द मिडल बैठा हुआ है जो कि इस ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ट्रैफिक को ऑब्जर्व करके भी उसके समझ में कुछ नहीं आने वाला। जबकि टेलनेट या आरएसएच में अगर वो ऑब्जर्व करता तो ही कुड फाइंड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन और वो इमिटेशन यूज करके लॉग इन कर सकता था और आपकी सारी फाइल्स सब कुछ डिस्टर्ब कर सकता था। पोर्ट फॉरवर्डिंग इसमें आसान हो जाती है और फाइल ट्रांसफर भी पॉसिबल है। इसके अंदर 2 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, एक एक करके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन इसका है रिमोट लॉगिन का, है ना। तो SSH यूजर एंड होस्ट नेम, या फिर हम नहीं, एक सेकेंड, या तो हम सीधे होस्ट नेम से करेंगे, SSH होस्ट नेम, या फिर $SSH-L यूजर होस्ट नेम। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तो रिमोट लॉगिन के लिए है। दूसरा, हमें इनिशियल सर्वर की डिस्कवरी करनी पड़ेगी कि भाई इसकी डिस्कवरी क्या है सर्वर की। तो उसकी डिस्कवरी के लिए हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा। द फर्स्ट टाइम योर क्लाइंट कनेक्ट्स टू SSH सर्वर, ये आपका क्लाइंट है, ये सर्वर है SSH सर्वर। जब पहली बार कनेक्ट होगा तो उस केस में आपको सर्वर आपसे पूछेगा, इट आस्क यू टू वेरीफाई द सर्वर्स की, दिस इज डन टू प्रिवेंट एन अटैक इम्पर्सनेटिंग ए सर्वर। हाँ, तो ये एक सर्वर की मांगता है। जब मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट है, ये सर्वर है, जब मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एक सर्वर की मांगेगा क्लाइंट, क्योंकि कोई दूसरा नोड सर्वर बन ना जाए और सर्वर बन के मुझे गलत इंफॉर्मेशन ना दे। तो उसके लिए ये एक सर्वर की डिस्कवरी प्रोसीजर चलाता है SSH, और जिसकी मदद से हम क्लाइंट को सर्वर की का पता लग जाता है। उसके बाद फिर कनेक्शन में बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहली बार जब कनेक्ट होता है तब जरूरत पड़ती है। फिर हम जब एक बार कनेक्ट कर गए तो हम रिमोट कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिमोट कमांड एग्जीक्यूट करने का जो मैकेनिज्म है वो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिंग कमांड रिमोटली। तो ये मैं यहाँ क्लाइंट पे हूँ, क्लाइंट पे टर्मिनल ये आया हुआ है $, मैंने SSH लिखा, ये मेरा जो सर्वर है उसका होस्ट नेम, और यहाँ पे जो मैं कमांड रन करना चाहता हूँ वो, ठीक है। तो इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा आपसे क्योंकि आप इसमें यूजर हैं, एक तरह से लॉगिन ही आप कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने दिया था वो पहले, ये इससे कंफ्यूज मत कीजिए, जो ऑथेंटिकेशन पहले हो चुका वो तो पब्लिक प्राइवेट की मदद से हो चुका है। यहाँ पे आप एक तरह से लॉगिन कर रहे हैं अब यहाँ पे भी, तो उससे आप ये कमांड रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे /bin डायरेक्टरी की जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। ओके, जब आप लॉगिन करेंगे तो एक sudo टर्मिनल असाइन हो जाएगा आपको टू योर सेशन एंड योर सेशन विल रिमेन ओपन। होगा क्या कि जब आपने लॉगिन कर लिया रिमोट तो आपको एक टर्मिनल आपकी मशीन पे खुल जाएगा, है ना। आपकी मशीन पे, जैसे मेरा टर्मिनल अभी यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे खुला हुआ था, उसी तरह का एक टर्मिनल आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप कमांड टाइप करेंगे, रिमोट कमांड यूजिंग दिस फॉर्मेट, द आउटपुट ऑफ दैट कमांड विल बी डिस्प्लेड इन दिस टर्मिनल। इज इट क्लियर? Yes. तो अब हम आगे चलते हैं। जो अगला काम मेरा है, तो ये SSH आपको एग्जीक्यूट कर देगा कमांड जो भी आपने दिया है रिमोट यूजर से। अच्छा, जिन प्रोग्राम्स को एक टर्मिनल चाहिए तो आपको एक एडिशनल टर्मिनल चाहिए, उसके लिए आपको -t करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा और एक टर्मिनल आपका अलग से खुल जाएगा। मान लिया आप एडिटर करना चाह रहे हैं, एक टर्मिनल तो आपका वो चला हुआ है, ये डॉलर वाला, ठीक है ना। ये क्लाइंट मशीन पे ये रिमोट टर्मिनल, sudo टर्मिनल आपका यहाँ पे बना हुआ है। मान लिया जो आपने कमांड रन किया है वो vi किया है एडिटर, तो यहाँ पे एक और टर्मिनल बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे -t स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब आप ये ऐसा कोई कमांड रन करना चाह रहे हैं जिसमें कि एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल टर्मिनल, राइट। फिर हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं SSH की मदद से। फाइल ट्रांसफर में SCP जो प्रोटोकॉल है वो एक SCP है। SCP कमांड से भी कर सकते हैं और CP कमांड से भी कर सकते हैं। तो SCP कमांड में आपने ये सोर्स पाथ दिया और ये डेस्टिनेशन पाथ दिया, तो फाइल आपकी सोर्स पाथ से डेस्टिनेशन पाथ में ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने -r दे दिया तो ये रिकर्सिव हो जाएगी, रिकर्सिव फाइल ट्रांसफर। रिकर्सिव आप समझते हैं ना, रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई डायरेक्टरी का पाथ दे रहा हूं तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज हैं, जितनी फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपके डेस्टिनेशन पे कॉपी हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज rsync। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए, रिमोट सिंक्रोनाइजेशन। तो रिमोट सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, ये एक पैकेज है या एल्गोरिथम है, इसमें हमें 2 सेट ऑफ फाइल दी हुई हैं। टू सेट ऑफ फाइल्स, और हमें इनके बीच में से डिफरेंस निकालना है। एक सेट A है, एक सेट B है। तो ये जो डिस्प्ले ये वापस भेजेगा मुझे, वो भेजेगा डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। इसको ओवर नेटवर्क भेज देगा, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ओवर नेटवर्क। इसका पर्पज ना एक तरह से जब आप इंक्रीमेंटल बैकअप लेते हैं तो उसमें भी बेनिफिट हो जाता है। मान लिया आपने 10 दिसंबर को एक बैकअप लिया, मान लीजिए 50 GB की आपकी बैकअप है, कोई फोल्डर है। अब आज 18 तारीख को दोबारा आपको बैकअप लेना है, तो उस केस में आपको ये सारा का सारा 50 GB कॉपी ना करना पड़े, तो उस केस में आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बैकअप को और करंट फोल्डर को। तो यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस कि भैया क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एंड यू कैन कॉपी ओनली दोज फाइल्स विच आर डिफरिंग।
राइट। ठीक है भाई। Yes. तो अब आगे चलते हैं। पब्लिक की ऑथेंटिकेशन जो है एसएसएच के अंदर, तो ये कैसे काम करता है, और इसमें की जनरेशन फैसिलिटी भी रहती है। The SSH includes the ability to authenticate user using public keys instead of authenticating user with a password. The server will verify a challenge signed by the user's private key. User ने एक private key, जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो अपनी प्राइवेट की इसको भेजेगा विद लॉगिन रिक्वेस्ट। जब ये प्राइवेट की जनरेट हुई थी, इसके साथ में एक पब्लिक की भी जनरेट हुई थी, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट की पेयर बनेगा, है ना। पब्लिक की प्राइवेट की पेयर बनेगा जब भी जनरेट होगा, तो प्राइवेट की मेरी क्लाइंट के पास चली जाएगी और ये पब्लिक की मेरे सर्वर के पास चली जाएगी। अब जब इसने प्राइवेट की के साथ लॉगिन करने की कोशिश की तो ये इसको मैप करेगा, भैया ये वही प्राइवेट की है क्या जिसकी पब्लिक की मेरे पास है। अगर ये है तो मतलब क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड है, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्लाइंट में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको की को कैसे जनरेट करते हैं? तो फॉर दैट SSH की जेन फैसिलिटी इज यूज्ड। अब इस कीजेन फैसिलिटी में 3 टाइप की की जनरेट हो सकती है। एक जो RS से यूज करेगा, दूसरा DS से यूज करेगा, और तीसरा RS से 1 यूज करेगा। सॉरी, RS से, DS से और RS से 1, ये v.1 वर्जन में यूज होती हैं और ये दोनों v.2 वर्जन में यूज होती है। एक बार जब आपने पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट कर लिया तो उसके बाद में आपको पब्लिक की को सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस सर्वर पे आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, अब और क्या करता है, क्या क्या कर सकता है? SSH इम्प्लीमेंटेशंस कई सारे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। ओपन SSH ये आपके लाइनक्स के लिए है। OSSH ये यूनिक्स के लिए है। PUTTY या TTSSH ये आपके विंडोज के लिए है, और NIFT टेलनेट ये मैक OS के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमोट लॉगिन का प्रचलन अब बढ़ता जा रहा है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। हाँ सर, अगर पुटी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि विंडोज पे यूज कर सकते हैं या सर्वर हमारा विंडोज होना चाहिए? बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो सर्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम SSH सर्वर की बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि SSH रिमोट लॉगिन यूज कर रहा है तो सर्वर ही बन रहा है ना SSH का, और जब हम पुट्टी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब विंडोज पे, ये पुट्टी विंडोज पे होगा इंस्टॉल। सर, ये विंडोज पे तो हो गया इंस्टॉल, लेकिन जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कोई सा भी हो सकता है ना सर्वर, वो वो लिनक्स तो या जनरली विंडोज? डंप टर्मिनल होगा ना, जनरली तो डंप टर्मिनल होगा ना वो, क्योंकि या लाइनक्स हो, लाइनक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने, आपका जो होस्ट है, होस्ट सिस्टम आपके पास
मान लिया लाइनक्स है, ठीक है, इससे फिर आप रिमोट लॉगिन करना चाह रहे हो, है ना। रिमोट लॉगिन तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो सकता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये जो सर्वर है ये सर्वर विंडोज बेस्ड सर्वर होगा, ये पक्का। क्लाइंट को सर ये मैं हाँ पुटी यूज करता हूँ, तो विंडोज पे यूज करता हूँ, हाँ एंड आई थिंक जो इसका सर्वर है वो लिनक्स होना चाहिए, मतलब आई एम नॉट श्योर बट नहीं, पुट्टी तो हाँ सर। विंडोज के लिए बोला है इन्होंने, पुट्टी इज फॉर अच्छा विंडोज, ये एसएसएच इंप्लीमेंटेशन विंडोज पे उसको पुट्टी है। अब विंडोज सर मे बी फिर सर्वर भी विंडोज ही होगा। सर्वर भी विंडोज ही होगा ना उसका, बिल्कुल। यस ठीक है, अब बेसिकली ये जो फाइल है जो आपकी पब्लिक की है ये एक फाइल के अंदर स्टोर होती है, जिसमें जिसको हम देख भी सकते हैं, cat//id.rsa.pub। इस फाइल के अंदर सारी आपकी एस्काई एनकोडिंग में आपकी पब्लिक कीज स्टोर रहेंगी। If you want to check, you can see from here. Or to enable public key authentication, you need to append the public portion of the key. अच्छा, फिर एक ये फाइल रहती है SSH authorized keys। इसमें तो जनरेट करके हमने डाल दी, इसमें से ऑथराइज भी करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा उसमें जिसको हम ऑथराइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपका ना एक SSH एजेंट होता है। SSH एजेंट क्या है? ये एक स्मॉल प्रोग्राम है। ये एक बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा पर लॉगिन सेशन, एंड लोड योर कीज इनटू वन SSH। ये लॉगिन को आपकी जो कीज हैं उनको लोड करेगा, और ये इट विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड देम टू SSH क्लाइंट। उनको फिर ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देगा। बेसिकली बात ये है, एक तरह से मान के चलो कि ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। तो यहां से जब आपने रिक्वेस्ट डाली और लॉगिन करने की कोशिश की तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक बार एग्जीक्यूट होगा। जब भी लॉगिन करोगे, कोशिश करोगे, तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद ये कीज जो सर्वर के पास है उनको अवेलेबल करा देगा क्लाइंट के लिए। अच्छा, इसको एजेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड इन आवर प्रोफाइल। डॉट प्रोफाइल फाइल मैंने बताई थी आपकी, डॉट प्रोफाइल फाइल होती है। तो इसको, ये एक बैच फाइल है जो कि लॉगिन के शुरू में एग्जीक्यूट होती है। बैच फाइल क्या है? इसमें तो शेल फाइल बोलेंगे, SH फाइल। डॉस में और विंडोज में बैच फाइल होती है, इसमें शेल फाइल होती है। तो ये डॉट प्रोफाइल फाइल के अंदर मुझे एक ये कमांड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस SSH एजेंट को रन करेगा। और इसके अंदर ना कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल हैं जो कि हम चाहते हैं कि मेरे एनवायरनमेंट में सेट हो। तो लॉगिन से पहले जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए वो एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरे स्टैंडर्ड आउटपुट में आ जाएंगे और मेरा एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर सेट हो जाएगा, राइट। Once SSH agent is running, you need to load your private keys into it. जब SSH एजेंट रन कर रहा है तब आप इसमें ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए SSH add कमांड होता है, SSH add, ठीक है। एंड इसमें आप जो प्राइवेट कीज को ऐड करना चाहें वो कीज यहाँ पे देके कर सकते हैं।
तो ये था SSH के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा FTP की। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सबसे पहले 1973 में आया RFC 114 पे। RFC की फुल फॉर्म किसी को पता है? दिस इज रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। एक्चुअल में जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है ना टेक्नोलॉजी में, तो उसको रिक्वेस्ट फॉर कमेंट के लिए डाला जाता है। मतलब एक ग्रुप होता है जो सीनियर रिसर्चर का, ये कहते हैं कि भैया ये चीज हम प्रपोज कर रहे हैं, इसमें आप अपने कमेंट दो। उसके बाद उसके बहुत सारे वर्जन चलते हैं, वो धीरे 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 करके इंप्रूव करके जब फाइनल इंप्लीमेंटेशन होता है तो उसके सैकड़ों या कम से कम 20-30 रिवीजन हो चुके होते हैं। तो ये पब्लिश जो हुआ 1985 में हुआ। अब FTP आपको अलाउ क्या करता है? दिस अलाउज यू टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम एन अकाउंट ऑन अ रिमोट कंप्यूटर टू योर ओन लोकल कंप्यूटर। मतलब इसमें ये मान के चलो कि ये दो कंप्यूटर हैं, these are connected with the help of some network, और इनके बीच में फाइल इधर से इधर भी जा सकती है या फिर इधर से इधर भी आ सकती है, vice versa is possible. तो it is a tool used to transfer your HTML formatted files. एक्चुअल में जब आप देखते हैं ना वेबसाइट पे भी आपका ये वेब सर्वर है, और यहाँ पे आपका कोई वेबसाइट डिजाइनर बैठा हुआ है, उसने एक फोल्डर बनाया हुआ है ना आपके सर्वर, जो भी आपके HTML फाइल्स हैं, तो वो सारी यहाँ पे अपडेशन किया जा रहा है। जब एक वर्जन हो जाएगा पूरा, तब फिर ये चाहेगा कि अब इसको मैं लाइव कर दूं, तो उस केस में एक FTP लगेगी, जो FTP यहाँ लग जाके ये सारी फाइल्स उठ के HTML फाइल्स जो है आपकी, वो सारी फाइल वेब सर्वर पे आ जाएंगी। तब उसके बाद फिर आपका नया वर्जन वेबसाइट का लाइव हो जाएगा, राइट? तो ये जो यूज करता है, ये TCP की सर्विसेज यूज करता है FTP, और इसको दो कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है, दो TCP कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी कि कोई दो कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में FTP से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, दे विल रिक्वायर 2 TCP कनेक्शंस। एक चाहिए कंट्रोल के लिए और दूसरा डेटा के लिए, ठीक है? तो कंट्रोल वाला पोर्ट हमेशा फिक्स रहता है, कंट्रोल वाला पोर्ट 21 रहता है। ये पोर्ट 20 भी हो सकता है या कोई दूसरा पोर्ट भी हो सकता है, नॉट फिक्स्ड, राइट? तो ये एक डायग्राम की मदद से दिखाया गया कि एक कंट्रोल प्रोसेस है, एक डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट हैं, TCP/IP पोर्ट्स रहेंगे दोनों। कंट्रोल से कनेक्टेड होगा, डेटा डाटा से कनेक्टेड होगा। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज होंगे उसका जिक्र कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा? ओपन कंट्रोल कनेक्शन टू द सर्वर, दिस इज यूज्ड। FTP कमांड जो मेरा, वो क्लाइंट से सर्वर एंड पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से सर्वर पे, और सर्वर से क्लाइंट पे एक रिप्लाई आएगा। तो इससे क्या होगा? कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो क्लाइंट अब इनिशिएट करेगा फाइल ट्रांसफर कमांड। फाइल ट्रांसफर कमांड दो तरह का हो सकता है, या तो रिट्रीव करेगा या स्टोर करेगा। रिट्रीव का मतलब सर्वर से फाइल क्लाइंट पे आएगी, और स्टोर का मतलब क्लाइंट से फाइल सर्वर पे जाएगी। यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं।
राइट। तो अब मुझे डेटा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो मुझे डेटा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और डेटा कनेक्शन के लिए क्या होगा, वो कैसे होगा, एक्टिव और पैसिव मोड दो होते हैं, उसका जिक्र अभी करेंगे। तो बट अभी आप ये मान के चलो कि ये डेटा कनेक्शन बन गया। और जब डेटा कनेक्शन एक बार बन गया, या तो ये पोर्ट 20 पे होगा सर्वर पे, और क्लाइंट का पोर्ट कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इधर से इधर या इधर से इधर। और जब ये डेटा ट्रांसफर खत्म होगा तो एक एंड ऑफ फाइल से पता लग जाएगा सिस्टम को, और उसके बाद में ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। दो मोड है, एक एक्टिव मोड और एक पैसिव मोड। तो एक्टिव मोड में क्लाइंट मेक्स द इनिशियल कनेक्शन एंड सेंड पोर्ट, ये पोर्ट भी बताएगा। तो सर्वर इनिशिएट द सेकंड कनेक्शन बैक। देखो क्लाइंट ने क्या किया कि पोर्ट भी बताया साथ में, भैया मैं इस पोर्ट पे काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो और सर्वर फिर रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है भाई इस पोर्ट पे काम कर ले, मुझे क्या आपत्ति है। तो और दूसरे में क्या होता है, क्लाइंट कनेक्ट एंड सेंड ए PASV कमांड कि भैया मैं पैसिव मोड में काम करना चाहता हूं, और तुम मुझे बताओ को पोर्ट नंबर पे कौन से पे कनेक्ट करना है। तो क्लाइंट रिसीव, ये फिर सर्वर बताता है भैया ये पोर्ट पे कनेक्ट कर ले। सर्वर टेल्स द पोर्ट, ठीक है, और उस पे कनेक्शन फिर स्टेब्लिश हो जाता है, और उसके बाद में फिर आपका डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। डिफॉल्ट मोड मेरा एक्टिव रहता है। अगर मुझे पैसिव करना है तो मुझे खास तौर पे ये PASV कमांड कंट्रोल कनेक्शन पे भेजना पड़ेगा। जैसे एक्टिव मोड का देख लेते हैं पहले क्या हुआ। एक्टिव मोड पे क्लाइंट ने कहा पोर्ट, ये मेरा IP एड्रेस, ये मेरा पोर्ट, ये सर्वर के पास आया। सर्वर ने कहा भैया सक्सेसफुल, पोर्ट कमांड मुझे सक्सेसफुली मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। इसने कहा रिट्रीव फाइल नॉर्म डॉट टेक्स्ट, ये फिर कमांड भेजेगा कंट्रोल पैनल के थ्रू, भैया मुझे रिट्रीव करना है, और उसका फाइल का नाम भेजेगा। अब ये फाइल यहां से ट्रांसफर करनी शुरू करेगा। पहले ये स्टेटस भेजेगा, ठीक है भाई ये फाइल नेम जो टेक्स्ट है ये मुझे मिल गया, और इसका स्टेटस ओके है, आई कैन सेंड दिस फाइल, स्टेटस इज ओके एंड आई कैन सेंड द फाइल। उसके बाद इनके बीच में डेटा कनेक्शन ओपन होगा और डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा तो जो डेटा भेज रहा है उसको पता लग गया, वो डेटा कनेक्शन को सक्सेसफुली कह देगा फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, और उसके बाद आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो ये एक्टिव मोड का काम है, ठीक है। तो अब अगर हम पैसिव मोड की बात करें तो पैसिव मोड किस तरह से काम करता है, ये इसने कहा PASV कमांड दिया सर्वर को, ठीक है। तो ये सर्वर बताएगा अच्छा भाई इस पोर्ट पे कनेक्ट कर लो तुम, एंटर इन पैसिव मोड, और साथ में ये इसको पोर्ट बताएगा। उसके बाद ठीक है कहेगा ठीक है अब ये मुझे ये फाइल चाहिए, आप दे सकते हो क्या। तो सर्वर चेक करके बताएगा ठीक है फाइल मेरे पास है, आई कैन ट्रांसफर दिस फाइल। तब फिर ये डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और उसके बाद सर्वर फाइल ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। अगर ये कमांड चूंकि रिट्रीव है, रेफर नहीं है, RETER होगा रिट्रीव। तो जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगी तो उसके बाद सर्वर कनेक्शन कह देगा सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, और कनेक्शन को डिसेबल कर देगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपकी ये काम करती है FTP।
तो अब ये 2 टॉपिक मेरे हो गए। तीसरे टॉपिक में फायरवॉल वगैरह अगर पढ़नी है तो बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग खुद कर बताएं। सर सर ये जो हाँ, सर एक तो सर ये जो आपने नेटवर्किंग का बताया था उसके नोट्स आप भेज देंगे? नेटवर्किंग बेसिक्स तो मैंने भेजे हुए नोट पहले ही, दोबारा भेज नहीं सर, ये जैसे आज जो आज जो आप आज वाला नेट स्टार्ट और आज वाला भेज दूंगा, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग वाला ना। यस सर। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, दोनों 2 नोट्स नए हैं, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग वाला और ये वाला SSH और FTP वाला, ये दोनों मैं भेज दूंगा अभी। बाकी नेटवर्क बेसिक वाला जो था वो नोट्स मैंने पहले भेजे, सबसे पहले भेजे थे। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी कि लास्ट मिनट अब जब मतलब कल इंटरव्यू है तो अगर प्रिपेयर करना मतलब या रिवाइज ही करना है, टॉपिक्स तो जितने पढ़ ले हाँ, रिवाइज करने के लिए नोट्स मोर देन एनफ है? देखो मोर देन एनफ तो कभी भी नहीं कह सकते यार किसी भी चीज को, बट एक प्रयास है मेरी तरफ से, और मैं ये नोट्स हर आइट्रेशन के साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे है ना। ये मेरा शायद तीसरा या चौथा आइट्रेशन है अमेजन वेब सर्विस के साथ। तो जैसे जैसे आपसे फीडबैक मिलेगा, आई एक्सपेक्ट कि मैंने जो मेहनत की है कम से कम आप मुझे फीडबैक जरूर देंगे डिटेल्ड इसी ग्रुप में। एक तो कंपटीशन आपस में मत रखना, और जो जिसका इंटरव्यू पहले हो जाए वो क्वेश्चन बताता रहे, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि भाई समराइज वे में और कंप्लीट रखने की कोशिश की है, बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक रिवीजन के लिए नोट्स ठीक है, रिवीजन का तो टाइम भी कितना बचा है आपके पास, अब तो वही नोट्स भी अगर आप कर लो तो वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, थैंक यू। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सारा का सिलेक्शन हो आपका, मैं तो यही चाहूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। कोई और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं मीटिंग खत्म करता हूँ। सर एक जनरल डाउट था कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि मतलब जो मीटिंग हुई थी हमारी अमेजोन वाली, तो उन्होंने बोला था कि आपसे वो ये पूछेंगे कि आपका प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स या विंडोज, हाँ। और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे बूट प्रोसेस बता दो, हाँ, कमांड्स हाँ, और हाँ, तो हाँ। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं उन्हें लिनक्स बताता हूँ तो क्या मुझे विंडोज की करने की नीड पड़ेगी फिर, मतलब कि जैसे विंडोज की मैं फाइल सिर्फ ये सिस्टम बताऊंगा, पढ़ूंगा एक और तो उनका ज्यादातर काम लिनक्स पे है, तो वो प्रेफर ये करते हैं कि लिनक्स पे ही बात हो, तो विंडोज पे फिर नहीं पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। विंडोज वैसे भी वो बहुत कम पूछते हैं। आप ये एक्सपीरियंस है ना, इसमें ये पूछ रहे हैं। जब फ्रेशर होता है तो वो पूछते नहीं है, ठीक है। और उसमें 90% वो लाइनेक्स पे बात करते हैं, 10% वो विंडोज पे बात करते हैं। जब आपने प्रेफर्ड अपना लाइनेक्स बता दिया तो फिर विंडोज तो वो नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे। अच्छा, क्योंकि सर अब वो विंडोज की फाइल सिस्टम वगैरह तो नहीं पड़ी अभी, हाँ, NTFS और नहीं सही बात है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ना मुश्किल है। फिर मैंने बताया ना 75-80% सर्वर तो लाइनेक्स पे ही है, और इनका सर्वर का और उसी तरह का काम है, तो दे प्रेफर कि लाइनेक्स पे ज्यादा आदमी मिले। तो ओके भाई सर। लेकिन इंटरव्यूअर रोक कोई नहीं सकता। इंटरव्यूअर आपसे अफ्रीका में होनोलुलु की ज्योग्राफी के बारे में पूछ ले तो उसको भी कोई आप मना नहीं कर सकते, है ना। AWS के इंटरव्यू में मना नहीं कर सकते। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।